6 की एनसीईआरटी के दूसरे और तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसमें ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांशों के आधार पर जो ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है उसके बारे में और देशांतर के आधार पर समय के निर्धारण के बारे में जानकारी दी गई है। पहले ग्लोब को हम लोग समझ लेते हैं। ग्लोब आप सब लोगों ने देखा होगा, स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, लाइब्रेरीज में देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल रहे होंगे उनकी टेबल पर एक इस प्रकार का ग्लोब जरूर रखा होगा। तो ये जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है। वास्तविक रूप में हमारी पृथ्वी इसी तरीके की है, लगभग इसी तरीके की है। तो इस पृथ्वी का एक छोटा जो मॉडल होता है वह होता है ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल हो गया ये, कि पृथ्वी इसी प्रकार की है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये एरिया जो दिखाए गए हैं ये सारे स्थलीय भाग दिखाए गए हैं और जो कुछ भी आप लोगों को ये जो नीले कलर से दिख रहा है यहाँ पर जो कुछ भी फैला हुआ उसमें जल को दिखाया गया है कि ये सारा जलीय क्षेत्र है। तो हमारी पृथ्वी पे भी इसी प्रकार से स्थल और जल का वितरण है। एक चीज ये समझ ली। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्लोब होता है वो थोड़ा सा तिरछा हुआ झुका हुआ होता है। उसका भी कारण यही है कि वास्तविक रूप में जो पृथ्वी है वह एकदम गोल, इसके जो अक्ष हैं वे इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी झुकी हुई है। अगर ये झुकी हुई ना होती तो ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर होता और ये वाला नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर होता, तब ग्लोब को सीधा दिखाया जाता। वास्तविकता ऐसी है नहीं। वास्तविकता ऐसी है जैसी कि इस ग्लोब में दिखाई गई है कि जो पृथ्वी का जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो ये दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है और उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है। इसको देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। तो इसका जो झुकाव है, जैसे ये मान लेते हैं इस तरीके से, और सीधी लाइन होनी चाहिए थी यहां से इस तरीके से, लाइन इस तरीके से है नहीं। ये जिस अक्ष के सहारे, जैसे ये वाली जो लाइन है जो मैंने नीले कलर से खींची है, इसको कहते हैं अक्ष। तो ये जो अक्ष है ये यहां पर आप लोग देखेंगे ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23 सही 1/2 डिग्री का कोण यहां पर बनता है। तो पृथ्वी इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसीलिए पृथ्वी को वास्तविक रूप में दर्शाने के लिए ग्लोब में भी जो सुइयां होती हैं या जो अक्ष होता है ग्लोब का, उसे भी थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये बात समझा पाया कि ग्लोब एक मॉडल होता है पृथ्वी का छोटे रूप में। ये जो सारे जो भाग दिखाए गए हैं लाल पीले रंग से, आप लोग जो कुछ भी देख रहे हैं ये स्थलीय भाग को दर्शा रहा है और ये जो नीले कलर से जो कुछ भी दिखाया गया है ये जलीय भाग को दर्शाया जा रहा है। तो पूरी पृथ्वी पर भी स्थलीय और जलीय भागों का वितरण इसी प्रकार से है। तो उस स्थल और जल के वितरण को उसी रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पे भी, पृथ्वी पे भी अलग अलग रंगों से ये सब जलीय और स्थलीय भागों को दर्शाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जो जलीय भाग होते हैं मानचित्र पर उनको स्काई ब्लू कलर से दिखाया जाता है। एक बात और समझ लेते हैं, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए। ये वाला जो आप लोग एरिया देख रहे हैं, ये एरिया सैफ्रॉन कलर से जो दिख रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिया है, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका नाम का एक देश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। ये सारी चीज़ें आएंगी आपके एनसीईआरटी में आगे, बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका को ही इंग्लिश में कहा जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो एरिया कवर किया गया है वह इस पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल के, या कहना चाहिए कि इस ग्लोब पर इस पूरे ग्लोब के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वही वास्तविक रूप में पृथ्वी का और वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होगा। तो जो अनुपात है वह बराबर रखा जाता है। जैसे फिर से मैं समझा रहा हूं,
इस ग्लोब के क्षेत्रफल का अनुपात और इस ग्लोब पर बने हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस वाले भाग के क्षेत्रफल का अनुपात जब निकाला जाएगा तो वह अनुपात वही निकल कर आएगा जो वास्तविक रूप में पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल और वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो अनुपात को उसी पृथ्वी के अनुरूप ही निश्चित रखा जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर अगले जो पेजेस हैं उनमें हम लोग अक्षांश और देशांतरों को समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं अक्षांश को। यहाँ से हट के थोड़ा मैं आप लोगों को एक ब्लैंक शीट पर ले चलता हूँ। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी इस प्रकार से गोलाकार है। हालांकि पृथ्वी ध्रुवों के निकट थोड़ी सी चपटी है, इस बात को आप लोगों ने पहली कक्षा में पढ़ लिया था, लेकिन सामान्यकृत रूप से हम इसे गोलाकार मान लेते हैं। तो पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में रेखा विभाजित करती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग होता है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग जो होता है इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, और ये दोनों भाग बराबर होते हैं। ये वाली जो रेखा होती है विषुवत रेखा, इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कुछ जगह लिखा मिल जाता है, भूमध्य रेखा, ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है। ये सब एक ही बातें हैं। इक्वेटर लिखा हो, विषुवत रेखा लिखा हो, भूमध्य रेखा लिखा हो, ये सब एक ही बातें हैं। तो ये जो विषुवत रेखा है ये एक ऐसा काल्पनिक लाइन है, ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इस विषुवत रेखा से इस तरीके से, इसके समानांतर इस तरीके से जो खींची गई लाइंस होती हैं पृथ्वी पर, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और ये दोनों ही गोलार्धों में होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची जाती हैं और समानांतर खींची जाती हैं। इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज देख ली कि जैसे जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें भी अक्षांश रेखाएं होती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी अक्षांश रेखाएं होती हैं और इनकी वैल्यू भी होती है। ये जैसे जो विषुवत रेखा होती है उसको 0 डिग्री माना जाता है। 0 डिग्री से जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, फिर मान लेते हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और इधर 90 डिग्री का दक्षिणी ध्रुव। इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 करते हुए नीचे की ओर कुछ अक्षांश रेखाएं आएंगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो 90 डिग्री की जो दक्षिणी गोलार्ध रेखा होगी, अक्षांश रेखा, उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। और जो 90 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा होगी उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। एक तो चीज मैंने आप लोगों को ये बता दी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर स्थान निर्धारण भी किया जाता है। तो ये पता लगाने के लिए कि कोई भी रेखा उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है या दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है, तो इसके लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ अक्षांश रेखा की वैल्यू के साथ साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए ये हो गई 50 डिग्री की अक्षांश रेखा, तो ये 50 डिग्री की उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है, इसके साथ इसलिए 50 डिग्री उत्तरी लिखा जाएगा। अब मान लेते हैं कि इधर कोई 40 डिग्री की
अक्षांश रेखा है, लेकिन ये वाली जो रेखा है 40 डिग्री की, ये दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है, तो इसके साथ 40 डिग्री दक्षिणी लिखा जाएगा। इंग्लिश में इसी के लिए लिख दिया जाता है, जैसे 50 डिग्री उत्तरी लिखा गया, तो इसी के लिए शॉर्ट में इसके साथ एन लिख दिया जाता है। एन का मतलब होता है नॉर्थ, और जो दक्षिणी है उसके लिए इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिया जाता है 40 डिग्री एस। एस का मतलब हो गया साउथ, अर्थात दक्षिणी। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। अब हम लोग कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे इसमें थोड़ा सा आपकी जो एनसीईआरटी है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। ये वाली विषुवत रेखा है। अब इस विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, ये 20 डिग्री की रेखा हो गई, 40 की हो गई, ये 60 की हो गई, 80 की हो गई, और ये उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री की रेखा हो गई। मैंने जो आप लोगों को बताया था कि किसी भी अक्षांश की वैल्यू के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है, तो यहाँ पर विषुवत वृत्त हो गया। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि किसी भी इमेज में, किसी भी मानचित्र में जो ऊपर की ओर जो दिशा होगी, इस तरफ की ओर जो दिशा होगी, वह उत्तर दिशा होगी। तो इधर इस विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर जो अक्षांश की जो रेखाएं आप लोगों को दिख रही हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं हैं, इसलिए इनके अक्षांश की वैल्यू के साथ यहाँ पर उत्तरी उत्तरी इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद है कि आपको बात समझा पा रहा हूँ। इसके बाद देखें कि जैसे इसमें केवल 20 डिग्री दक्षिणी दिखाया गया, केवल एक ही रेखा दिखाई गई है। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को इस वाली इमेज पर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखा दिया था। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वे उत्तरी गोलार्ध में भी होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी होती हैं। दोनों ही गोलार्धों की अक्षांश रेखाओं के साथ, उनकी वैल्यू के साथ उनकी दिशा भी लिखी जाती है। इसके साथ साथ एक बात और समझने वाली है कि जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे विषुवत रेखा खुद एक अक्षांश रेखा है, इसको बराबर मानिएगा। विषुवत रेखा ये भी एक अक्षांश रेखा ही है। इसकी जो वैल्यू होती है वह 0 डिग्री होती है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 डिग्री, और इससे नीचे की ओर अक्षांश आएंगे या दक्षिणी गोलार्ध में, और इससे उत्तर की ओर या ऊपर की ओर जो अक्षांश जाएंगे वो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि पृथ्वी वृत्ताकार है, गोल है, तो जो विषुवत रेखा है या जो विषुवत रेखा का 0 डिग्री अक्षांश है, वह सबसे आकार में बड़ा है। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह घटती चली जाएगी, और ये ध्रुवों के निकट जाके यहां पर शून्य हो जाएगी। देखिए आप लोग, विषुवत रेखा है ये जो बीच वाली, क्योंकि यहां गोल होने, पृथ्वी के गोल होने की वजह से इस वाले क्षेत्र में पृथ्वी का विस्तार अधिक है, तो ये वाली जो रेखा है ये सबसे लंबी है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि ये जो लंबाई है अक्षांश की, वह धीरे धीरे करके घटती जा रही है, और ऊपर ध्रुवों पर जाकर ये, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश आ जाता है, तो वहां पर अक्षांश 0 हो जाता है। उसकी जो लंबाई है 90 डिग्री अक्षांश पर, ध्रुवों पर वह 0 हो जाती है। तो एक ये विशेषता याद रखने वाली है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 होगा। ये विषुवत रेखा है, यहां से यहां तक 90 डिग्री, तो 90 हो गई, 90 इधर हो गई, और फिर इस ध्रुव से इस पीछे की ओर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, यहां पर तो 3 डायमेंशन दिख नहीं रहा है, इससे पीछे की ओर भी तो जाएगी। इसलिए लिखा है कि विषुवत रेखा से यहां तक की जो दूरी है वह 1/4 है, इसलिए जो अंश का माप होगा 360 अंश का 1/4 होगा, 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। एक बात जो मैंने पहले आप लोगों को समझा दी कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता चला जाता है। इस बात को भी आप लोगों ने यहां पर समझ लिया था कि ये जो विषुवत रेखा है ये सबसे लंबी, इसके नीचे जैसे आएंगे इसका आकार थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इसका आकार थोड़ा और छोटा, फिर देखेंगे इसकी लंबाई और कम हो जाएगी, यहाँ पर जो अक्षांश होगा उसकी लंबाई और कम हो जाएगी।
यहाँ पर जो अक्षांश होगा उसकी लंबाई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ही रह गई, और जबकि ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी, और 90 डिग्री अक्षांश पर अर्थात ध्रुवों पर जाकर ये शून्य हो जाती है। एक ये बात समझानी चाहिए थी मैंने, तो मैंने आप लोगों को अक्षांशों के बारे में बता दिया। एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि ये रेखाएं कोई ऐसा नहीं कोई लाइन खींच दी गई है पृथ्वी पर, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनके आधार पर ही जो ताप कटिबंध होते हैं उनका डिसाइड किया जाता है, उनका निर्धारण होता है, और उसके साथ साथ अक्षांश और देशांतरों से किसी स्थान का भी निर्धारण होता है। कैसे होता है हम लोग आगे समझ लेंगे, अभी हमने केवल अक्षांशों को समझ लिया है। अब हमने यहाँ पर देखा था कि 3 मुख्य अक्षांश हमने समझ लिए, एक विषुवत रेखा को, एक उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश जिसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी, नॉर्थ एन से लिख दिया, इसे उत्तरी ध्रुव कह दिया जाता है। 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कह दिया जाता है। तो 3 जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं उनको हमने यहां पर देख लिया। विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी के संदर्भ में 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 90 डिग्री उत्तरी का मतलब हो गया है उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी का मतलब हो गया है दक्षिणी ध्रुव। ये 3 अक्षांश तो हमने यहाँ पर देख लिए। इसके अलावा भी कुछ अक्षांश रेखाएं प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त को, उत्तरी ध्रुव को हमने समझ लिया और दक्षिणी ध्रुव को समझ लिया। अब हमारे लिए समझना है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये 4 और अक्षांश हैं जिन्हें हमारे लिए समझना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तरी, जैसे ये हो गई विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है, आप लोग देख पा रहे होंगे, विषुवत रेखा लिखा हुआ हो, भूमध्य रेखा लिखा हुआ हो, विषुवत वृत्त लिखा हुआ हो, एक ही बात है। इस इमेज को देखिए, यहां पर लिखा है, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, ये हो गई 0 डिग्री की विषुवत रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, उस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा, या उत्तरी गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, उस 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये हो गई। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। अब ये 23.5 डिग्री क्यों है उसका भी कारण समझ लीजिए, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है, लिखा हुआ यहाँ पर, और इंग्लिश में मकर रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है या 23.5 डिग्री की मकर रेखा है, इसको इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? उसका कारण है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य के सम्मुख। तो पृथ्वी पर जो सूर्य तप प्राप्त होता है या जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए ही उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की मकर रेखा को इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंस होता है अभी हम लोग समझ लेंगे। बस आप लोगों को अभी ये ध्यान रखना है कि जो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, मैं यहां पर इसके साथ ये लिखा हुआ 23.5 डिग्री एन लिख दे रहा हूं, और यहां पर पहले से ही दक्षिण ये दा लिखा हुआ है, दा का मतलब दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध की इसको 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की ये वाली जो रेखा है, 66.5 डिग्री लिखा हुआ है उत्तरी, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। और इसी तरीके से ये वाली जो रेखा है 66.5 डिग्री की दक्षिणी गोलार्ध में, इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त।
इसको इंग्लिश में कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त को आर्कटिक सर्किल, और इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त को कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। अब इनका क्या महत्व है इसको भी देख लीजिए, और इन रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध किस प्रकार से निर्धारित होते हैं उसको भी समझ लीजिए। ये जैसे पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा हो गई, ये हो गई 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, और ये हो गई 23.5 डिग्री की मकर रेखा। और यहां पर मान लेते हैं सूर्य है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इस कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में सूर्य ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ से लेकर और यहाँ तक के क्षेत्र में पृथ्वी के अन्य स्थानों की तुलना में सबसे अधिक सूर्य की ऊर्जा या सूर्यताप प्राप्त होता है। तो इस वजह से इस क्षेत्र के बीच का ये जो क्षेत्र है इस वाले पूरे एरिया में, इसमें पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में सूर्य की ऊर्जा या सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इस वजह से ये क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। अधिक गर्म रहता है तो इसको कह दिया जाता है उष्ण कटिबंध। ये लिखा हुआ है। जैसे मैं अगर इसी इमेज को थोड़ा सा और, या रुक जाइए, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूं, इसको ले लेते हैं। यहां पर मैं सन मान लेता हूं, ये सूर्य हो गया। तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो भाग है ये 23.5 से 23.5 का जो भाग है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई भी है, तो ये वाला जो भाग है ये सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करता है। तो सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करने के चलते, सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करने के चलते इस 23.5 से लेकर और इस 23.5 दक्षिणी के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मात्रा में सूर्यताप की प्राप्ति करता है। इस वजह से इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक रहता है तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कह दिया जाता है। लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध। ये वाला क्षेत्र है जो आप लोग लाइट ग्रीन कलर से देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वे तिरछी होने लगती हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर भी वही हाल है। तो इस वाले क्षेत्र में 23.5 से लेकर और 66.5 डिग्री के जो क्षेत्र हैं, दोनों ही गोलार्धों में, इन दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि जो सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं उनसे कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसे सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त हो रही हैं, तो जो किरणें आ रही हैं वो निकटस्थ स्रोत से आ रही हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत है वह इस क्षेत्र में निकट में है, और इस क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा ऊर्जा का स्रोत दूर पड़ रहा है। तो जो सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं उसकी वजह से उनको वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और वायुमंडल में अधिक दूरी तय करते हुए उन सूर्य की किरणों में ऊर्जा की कुछ क्षति हो जाती है, इसलिए कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है तिरछी किरणों से। एक कारण और है, तिरछी किरणें जो पड़ती हैं वे अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत भाग पर पड़ती हैं। तो जैसे मान लीजिए ऊर्जा का कोई भाग, अगर ऊर्जा का प्रति इकाई वितरण अधिक बड़े क्षेत्रफल पर होगा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ऊर्जा की प्राप्ति थोड़ी कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तिरछी किरणों की वजह से इस वाले क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसे कहा जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब है कि यहां पर मध्यम तापमान रहता है, मध्यम तापमान, इसलिए इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसे दक्षिणी शीतोष्ण कह दिया जाता है, और ये वाला जो कटिबंध है शीतोष्ण, ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कह दिया जाता है। और कारण आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वे तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी किरणों को एक तो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन किरणों की जो ऊर्जा होती है उसकी क्षति हो जाती है वायुमंडल से गुजरते हुए। दूसरा, जो तिरछी किरणें होती हैं वे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत होती हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा की प्राप्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से ये जो सैफ्रॉन कलर से आप लोग एरिया देख रहे हैं, इनमें तुलनात्मक रूप से जो तापमान होता है या जो सौर ऊर्जा होती है उसकी प्राप्ति कम होती है। तो यहाँ पर तापमान मध्यम रहता है, यहाँ से 23.5 डिग्री से लेकर और 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र में, यहाँ पे भी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में, तो यहाँ तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इनको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। दोनों ही गोलार्धों में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कह दिया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कह दिया जाता है। अब मैं फिर से इसकी एक कॉपी ले रहा हूं। अब आप लोग देखेंगे इसके आगे, ये जो 66.5 डिग्री से लेकर और इधर 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, और इधर 66.5 डिग्री से लेकर और इधर 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें और ज्यादा तिरछी हो जाती हैं। और इन क्षेत्रों में सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर जा ही नहीं पाता, तो इस वजह से इस वाले क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है, और इस वाले ध्रुवों के क्षेत्र में जो तापमान होता है वह बहुत कम होता है, और तापमान इतना कम होता है कि ध्रुवों के क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है, इन क्षेत्रों को शीत कटिबंध के क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में जो है उसको उत्तरी शीत कटिबंध कह दिया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसे कह दिया जाता है दक्षिणी शीत कटिबंध। तो यहाँ पर अक्षांशों के आधार पर जो पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं उनको आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं इस सबको एक बार इरेज करके और ये पूरी कहानी एक बार समराइज करता हूं। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी का क्षेत्र है, इसके बीच का जो आप लोग लाइट ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, क्योंकि ये सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करता है। इस 23.5 डिग्री से और इस 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में, और इस 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में, ये मध्यम तापमान प्राप्त करता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोनों ही गोलार्धों में 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर और जो ध्रुवों के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, और इस वजह से ये वाला जो कटिबंध है वह शीत कटिबंध कहा जाता है। इस प्रकार से अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध निर्धारित होते हैं। आगे चलते हैं। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी बता दूं कि हम लोग बीच बीच में डाउट सेशन अरेंज करते रहेंगे। तो एक व्हाट्सएप नंबर हम आप लोगों को दे देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना डाउट लिख के भेज देंगे तो वो मुझ तक आ जाएगा, मैं उसे उस डाउट सेशन में एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो जो डाउट्स आपके हैं उसे आप किसी नोट पैड पर लिखते जाइए, और जब मैं आपको नंबर दूंगा तो उस पर भेज दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अक्षांशों को और
अक्षांशों के आधार पर ताप कटिबंधों का निर्धारण कैसे होता है ये समझा पाया। अब मैं इससे आगे चलता हूं। अब समझ लेते हैं देशांतर रेखाएं। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाओं या अक्षांशों के बारे में पढ़ा था। तो जो अक्षांश थे वो पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं थीं। इस प्रकार से ये जो क्षैतिज रेखाएं थीं उन्हें अक्षांश कहा जाता था। अब हम लोगों को देशांतर के बारे में अध्ययन करना है। पृथ्वी इस प्रकार से गोल है। यहां पर हो गया नॉर्थ पोल, मैं इसे हिंदी में ही लिखे दे रहा हूं, उत्तरी ध्रुव। और यहां पर हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको कहा जाता है देशांतर। इधर उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव। तो इन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग यहां पर भी पढ़ लीजिए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। या याम्योत्तर का मतलब होता है रेखा, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। इस बात को भी हम लोग समझ लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव, और इधर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और जैसे हम लोगों ने अक्षांशों के मामले में पढ़ा था कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है या विषुवत रेखा होती है वह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक इसी प्रकार से जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है वह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। 2 बराबर भागों में पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। जैसे ये हो गया उत्तरी ध्रुव और यहां पर हो गया दक्षिणी ध्रुव। यहां पर ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा हो गई। इसे मान लेते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इसे कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा। ये जो लाइन जो खिंची हुई है ये हो गई प्रधान देशांतर रेखा, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन का जो इधर का भाग हो गया ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और इस रेखा के इधर वाला जो भाग होगा, अब मैं इसको अगर रफ कर दे रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने 0 डिग्री इस रेखा के बारे में लिखा था। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा। इंग्लिश में कहा जाता है इसी को प्राइम मेरिडियन, इस वाली रेखा को। तो ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इस रेखा के इधर का भाग जो कहलाएगा वह पश्चिमी गोलार्ध होगा, और इधर वाला जो भाग होगा ये पूर्वी गोलार्ध होगा।
ये वाला गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध होगा, इस लाइन के इधर वाला आधा पूर्वी गोलार्ध और इस लाइन के इधर वाला आधा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। और अब यहीं पर एक बात और समझनी है, देखिए मैं इसको फिर से इसकी एक कॉपी ले रहा हूं। अब इस के इस तरफ खींची जाएंगी जो रेखाएं, उनके साथ भी वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये वाली जो थी, मैं कलर दूसरा चूज कर ले रहा हूं, ये है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये प्रधान माध्यान्ह रेखा है 0 डिग्री की। ये वाली मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। इसके इस तरफ वाली मान लेते हैं ये 10 डिग्री की देशांतर रेखा है। अब इस देशांतर रेखा के साथ भी इसकी दिशा लिखी जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वाला जो गोलार्ध होगा ये पूर्वी गोलार्ध होगा, तो इसके इस 10 डिग्री की वैल्यू के साथ लिखा जाएगा पूर्वी। शॉर्ट फॉर्म में इसे पू लिख दिया जाता है और बिंदु लगा दिया जाता है, या फिर इंग्लिश में ई लिख दिया जाता है। इसे लिख दिया जाएगा 10 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से। अब मान लेते हैं कोई यहाँ पर ये 20 डिग्री की रेखा, ये वाली मान लेते हैं 20 डिग्री की है, तो इसके लिए लिखा जाएगा 20 डिग्री पूर्वी, या इंग्लिश में इसे लिख दिया जाएगा 20 डिग्री और शॉर्ट में ई लिख दिया जाएगा। ई का मतलब हो गया ईस्ट। तो जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों के साथ उनकी वैल्यू के साथ उनकी दिशा उत्तर लिखी जाती थी, दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों के साथ उनकी दिशा दक्षिणी लिखी जाती थी, इसी प्रकार से प्रत्येक देशांतर के साथ उनकी वैल्यू के साथ उनकी दिशा भी लिखी जाती है। जैसे ये पूर्वी गोलार्ध के देशांतर हो गए तो इनकी वैल्यू के साथ पूर्वी लिखा जा रहा है, यहाँ पर पू लिख के शॉर्ट फॉर्म में बिंदु लगा दिया जाता है, या चाहें तो आप पूरा इस तरीके से पूर्वी लिख दें और चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश का ई लिख दें, ई का मतलब ईस्ट। इसी तरीके से इस प्रधान देशांतर के इस तरफ मान लेते हैं कि ये 10 डिग्री की रेखा है, इसकी जो वैल्यू है वह 10 डिग्री है, तो इसके साथ पश्चिमी लिखा जाएगा। इसके साथ शॉर्ट में लिख दिया जाता है पश्चिमी, पा लिख दिया जाता है, बिंदु लगा दिया जाता है, या फिर इंग्लिश में लिख दिया जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हो गया बेस्ट। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई देशांतर रेखा है, ये 20 डिग्री की हो गई, तो इसे लिखा जाएगा 20 डिग्री पश्चिमी, या फिर इसे लिखा जाएगा 20 डिग्री वेस्ट। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस जो प्रधान देशांतर रेखा है, इसके इस तरफ वाले जो देशांतर होंगे उनके साथ उनकी वैल्यू के साथ उनकी दिशा लिखी जाएगी पश्चिमी, और इधर वाले जो देशांतर होंगे, इस प्रधान देशांतर के इधर वाले जो देशांतर होंगे उनकी वैल्यू के साथ उनकी दिशा पूर्वी लिखी जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक बात मैं और समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो जहां अक्षांशों के संदर्भ में हमने देखा था कि जब सामने से देख रहे थे हम लोग, 2 डायमेंशनल इमेज है, ये 3 डायमेंशन में देख नहीं सकती बोर्ड पे, तो सामने से हम लोग जब देख रहे थे अक्षांशों को, जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इधर 0 डिग्री से लेकर 10, 20, 30, 40 इस तरीके से बढ़ते हुए 90 तक जाएंगे ध्रुवों तक। इधर इसी प्रकार से यहां तक 90 तक जाएंगे, ये सामने से हमने देखा। देशांतर में क्या होता है उसको समझ लीजिए। देशांतर में क्या होता है कि यहां से लेकर ये, जैसे मान लीजिए 10 हो गई, फिर ये 20 डिग्री हो गई, ये 30 डिग्री हो गई, ये 40 डिग्री हो गई, तो ये अधिकतम जो इसका देशांतर होगा, ये वाला जो आखिरी देशांतर होगा, ये 180 डिग्री का होगा।
क्योंकि जो कोई भी वृत्त होता है उसमें मैक्सिमम जो डिग्री होती है वे 360 होती हैं, 360 होती है। तो जब हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो इधर का हो जाएगा 180 और इधर होगा 180, क्योंकि शुरुआत इधर भी होगी। जैसे मान लीजिए ये 10 डिग्री की है, ये 20 की है, ये 30 की है, ये 40 की है। इसी प्रकार से इधर एक 10 की आएगी, फिर 20 की आएगी, फिर 30 की आएगी, फिर 40 की आएगी, और आते आते अंत में बढ़ते बढ़ते ये वाली इस तरफ जाके 180 डिग्री तक इधर विस्तार होगा। इधर 180 डिग्री और ये वाली जो 180 डिग्री होगी, ये दोनों एक ही रेखा हैं, क्योंकि हम लोग सामने से देख रहे हैं। जब मैप पर, मैं आप लोगों को एक मैप मानचित्र भी यहीं पर दिखाई दे रहा हूं, यहां पर देखेंगे इसमें एक प्राइम मेरिडियन ये दिख रही है, प्राइम मेरिडियन। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं ये 10 की हो गई, ये 20 की, ये 30 की, ये 40 की रेखा, ये 50 की, इसी तरीके से बढ़ते हुए आएगी। तो ये वाली रेखा जो होगी 180 और इधर वाली जो ये रेखा होगी 180, ये पीछे जाकर मिल जाएंगी। क्योंकि जब सरफेस पे, एक फ्लैट सरफेस पे जब मानचित्र बनाया जाता है पूरी पृथ्वी का, तब ये इस तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविकता ऐसी तो नहीं है। वास्तविकता ऐसी है कि इसे रोल कर दिया जाए। जैसे इसे मान लीजिए रोल करके मैं पीछे ले जाके इस वाले हिस्से को इससे मिला दूं, जाके ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से मिल जाएगा, तो ये पीछे जाके ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे, तब ये वास्तविक रूप में पृथ्वी के रूप में आ पाएगा। तो इसलिए इधर वाली 180 उधर वाली 180 एक साथ मिल जाती है आकर। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि जो देशांतर होते हैं, इस प्रधान देशांतर से ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसके इस तरफ 180 डिग्री तक जाते हैं और इधर भी 180 डिग्री तक जाते हैं। इधर के जो देशांतर होंगे उनके साथ पश्चिमी लिखा जाएगा उनकी दिशा, और इधर के जो देशांतर होंगे उनके साथ पूर्वी लिखा जाएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अब हम लोग समझेंगे कि देशांतर के सहारे या देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण कैसे होता है, और ये भी समझेंगे अक्षांश और देशांतर से किसी स्थान की अवस्थिति कैसे निर्धारित की जा सकती है। उससे पहले एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं। जब हमने समझा था कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कि जो विषुवत रेखा है, वह विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। देखिए, हम आपको ले चलते हैं उसी इमेज पर। ये वाली विषुवत रेखा हो गई, 0 डिग्री देख रहे हैं। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इस पे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। बात भी सही है कि ये बराबर की एक काल्पनिक रेखा हो गई। इसके उत्तर के भाग उत्तरी गोलार्ध के कहे जाएंगे, दक्षिण के भाग दक्षिणी गोलार्ध के कहे जाएंगे। लेकिन जो जल और स्थल का वितरण है पृथ्वी पर, या विभिन्न देशों का वितरण है, वह समान नहीं है। तो प्रधान देशांतर रेखा किसे माना जाए, ये कहां से निर्धारित किया जाए कि ये रेखा प्रधान देशांतर रेखा होगी। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में ये वाली जो रेखा है, इसको 0 डिग्री माना जाता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 0 डिग्री यहां पर हो और यहाँ की ये वाले इधर वाले हिस्से पूर्वी कहे जाएं, इधर वाले हिस्से पश्चिमी कहे जाएं, या इधर वाले लोग कह सकते थे कि नहीं, हम तो यहाँ से मानेंगे 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इधर वाले हिस्से पश्चिमी कहे जाएंगे, इधर वाले हिस्से पूर्वी कहे जाएंगे। तो विभिन्न देशों के बीच में मतभेद हो सकता था। इस मतभेद को सुलझाने के लिए कि किस रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाए, 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल, ये हो गया यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की कैपिटल में एक मीटिंग हुई, ये निर्धारित करने के लिए कि किस देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाए या 0 डिग्री की देशांतर रेखा माना जाए, और उस रेखा के पूर्व के भाग पूर्वी गोलार्ध में माने जाएंगे और पश्चिम के भाग पश्चिमी गोलार्ध में माने जाएंगे। ये समस्या सुलझाने के लिए 1884 में कई देशों के प्रतिनिधि मिले और वहाँ पर उस मीटिंग में डिसाइड किया कि लंदन के निकट एक जो जगह है ग्रीनविच, वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला जिसे कहते हैं वो है। उस ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, उस देशांतर रेखा को 0 डिग्री की देशांतर रेखा माना जाएगा।
और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाले जो भाग होंगे उनको पूर्वी गोलार्ध में और इधर वाले जो भाग होंगे उनको पश्चिमी गोलार्ध में माना जाएगा। अब यहाँ पर जो निर्धारण हुआ वह किन बातों पर हुआ, किन तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि जो लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान है वहां पर जो ऑब्जर्वेटरी है उससे गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसको ही 0 डिग्री माना जाए। इसके मुख्य रूप से दो कारण थे। 1884 का जो टाइम था वो वह ब्रिटेन के उपनिवेश का टाइम था, या कहना चाहिए यूरोप वालों ने अपने उपनिवेश बनाए हुए थे। तो उस समय जो सी ट्रेड होता था, समुद्री जो व्यापार होता था, उसने जिस चार्ट को फॉलो करके वह समुद्री व्यापार होता था उस चार्ट में इस ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को अपना प्रधान देशांतर रेखा माना हुआ था। एक तो कारण ये। दूसरा कारण ये था कि उस समय तक 1884 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने देश के नेशनल टाइम जोन को निर्धारित करने के लिए इस ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो इन सब बातों के चलते ही लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को प्रधान देशांतर रेखा मान लिया गया और उसी समय से इस रेखा के इधर वाले जो भाग हो गए वे पश्चिमी गोलार्ध के देश बने और इधर वाले जो भाग हो गए वे पूर्वी गोलार्ध के देश बने। तो ये था ग्रीनविच के निकट प्राइम मेरिडियन को निर्धारित करने की कहानी। अब हम लोग समझ लेते हैं यहीं पर एक बात कि किसी भी स्थान की अवस्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। जैसे देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ये हो गई विषुवत रेखा, इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। अब ये वाला जो ऊपर का जो गोलार्ध हो गया ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग हो गया वह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये आपने पहले ही समझ लिया था। अब अक्षांश और देशांतर से किसी स्थान की स्थिति कैसे निर्धारित होती है उसको हमें समझना है। मान लेते हैं कि कोई स्थान इस 10 डिग्री की अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी का मतलब जो ऊ लिख दिया मैंने, उत्तरी को शॉर्ट फॉर्म में, ये अक्षांश रेखा है। और इधर मान लेते हैं 10 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो अब हमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। हमें पता है कि कोई जगह है इस इतने उत्तरी अक्षांश पर और इतने पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित है। तो अब देखिए, एक मैंने 0 डिग्री की ये प्रधान देशांतर रेखा यहां पर खींच ली। हमें बताया गया कि किसी स्थान का जो कोऑर्डिनेट है या देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति है उसकी वैल्यू दी गई 10 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट, ये हमें जानकारी है। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट से उस स्थान की लोकेशन ग्लोब पर कैसे निर्धारित करेंगे। हमें पता है ये जो नॉर्थ साउथ लिखा हुआ जो होता है ये अक्षांश की स्थिति है, ईस्ट और वेस्ट देशांतर के बारे में लिखा होता है। हमें पता है 10 डिग्री नॉर्थ पर वो जगह लोकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वो जगह है जिसका कोऑर्डिनेट 10 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट है वो इस वाली रेखा पर कहीं पर अवस्थित है। अब हमें इसके साथ साथ हमें उसकी देशांतरीय स्थिति भी दे दी है। मान लेते हैं ये वाला 10 डिग्री का देशांतर हो गया, ये वाला 20 डिग्री का देशांतर हो गया। तो अब आप लोग देखिए, ये हो गया 20 डिग्री का पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का ये जा रहा है पूरा एरिया, और ये 20 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा का। तो जो दोनों के मिलन स्थल पर जो बिंदु होगा वहीं पर इस स्थान की अवस्थिति होगी। अब मान लेते हैं किसी
जगह का कोऑर्डिनेट दिया गया है 10 डिग्री साउथ और 20 डिग्री वेस्ट। अब इसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि ये हो गई 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका मतलब है कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर ये वाला जो स्थान है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये इस वाली रेखा पर कहीं अवस्थित होगा, क्योंकि ये वाली जो रेखा है ये 10 डिग्री दक्षिणी है। हमें देशांतर भी पता है 20 डिग्री वेस्ट। इसका मतलब ये वाला जो 20 डिग्री वेस्ट का जो देशांतर है ये आ रहा है और 10 डिग्री जो दक्षिणी है साउथ लिखा हुआ है ये अक्षांश है। तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उसी स्थान पर ये वाली लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसी स्थान की स्थिति भी निर्धारित की जा सकती है। जैसे आप लोग कभी कभी जब गूगल मैप्स ओपन करते होंगे तब आप लोगों को कुछ स्थानों की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पता चलता होगा। जैसे देखिए, मैंने एक मैप्स खोला हुआ है। जैसे कोई भी जगह देख लेते हैं, मान लेते हैं इस जगह की हमें अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पता करनी है, तो ये वाली जो वैल्यू लिख के आई है ये इस स्थान की अक्षांशीय और इधर देशांतरीय वैल्यू लिख के आ गई है। ये स्थान 28 डिग्री 42 मिनट 46.4 सेकंड नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इसकी देशांतरीय स्थिति के बारे में लिखा हुआ है 77 डिग्री 10 मिनट 57.1 सेकंड। ई का मतलब हो गया ईस्ट या पूर्वी देशांतर। तो ये यहाँ पर इस स्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति लिख के आई है। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसी स्थान की अवस्थिति को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, उसकी वैल्यू को मुख्य रूप से डिग्री में मापा जाता है। डिग्री को मिनट में डिवाइड किया जाता है और मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये 28 के बाद छोटा सा बिंदु लिखा हुआ है, ये डिग्री को दर्शा रहा है। डिग्री के बाद जो छोटी इकाई है वह मिनट है, तो 42 के बाद एक छोटा सा जो निशान लगा हुआ दिख रहा है ये मिनट का निशान है। मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे ये जो दो निशान लगे हुए हैं ये वाला सिंबल सेकंड का है। तो जैसे ये तो हम लोगों ने 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू माप ली, तो जब डिग्री की वैल्यू 1 से कम हो जाती है तब उसे मिनट में मापा जाता है और मिनट को सेकंड में माप लिया जाता है। ये बात यहाँ पर और समझाने वाली थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को समझा, अक्षांश के आधार पर ताप कटिबंध कैसे निर्धारित होते हैं ये समझा, अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसी स्थान विशेष की अवस्थिति कैसे निर्धारित होती है इस बात को समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण कैसे होता है। मैं आप लोगों को एक मानचित्र दिखाता हूं, इसको देखिए। ये 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन हो गई, प्रधान देशांतर। ये हो गई 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री से इधर का पूर्वी भाग हो गया, ये 0 डिग्री से इधर का पश्चिमी भाग हो गया। आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, इधर भी 180 डिग्री तक देशांतरीय विस्तार है, इधर भी 180 डिग्री तक देशांतरीय विस्तार है। तो कुल कितने देशांतर हो गए? 180 ये 180 ये 360। पृथ्वी 24 घंटे में ये 360 देशांतर घूम जाती है, क्योंकि एक दिन में पृथ्वी एक घूर्णन पूरा कर लेती है। तो एक घूर्णन पूरा करते हुए पृथ्वी ये 360 देशांतर घूमती है। तो आप लोग समझिए 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री देशांतर। एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 को 24 से भाग दे दो, वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री देशांतर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर या प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे के समय का अंतर होता चला जाएगा। अब इस बात को उसी मानचित्र पर हम लोग समझते हैं। मैं इसको पहले क्लीन करता हूं।
हमने ये समझ लिया कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। कैसे आता है अंतर, एक बात इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं 1 जनवरी की तारीख है और यहां पर इस 0 डिग्री की जो रेखा है, यहां पर दिन के 12 बजे हैं, दोपहर है। इस वाले स्थान पर ये रेखा जहां जहां से गुजरेगी, इस सभी स्थानों पर एक जैसा ही समय होगा। तो इस देशांतर रेखा पर दिन के 12 बजे हैं, 1 जनवरी की तारीख है। जब यहां पर दिन के 12 बजे होंगे तो इस स्थान के जो आगे के भाग होंगे उनमें समय आगे होगा, और जो इस स्थान के पीछे इस तरफ के भाग होंगे पश्चिम की तरफ, उनमें समय पीछे की ओर होगा। ऐसा क्यों है उसको समझ लीजिए। इधर हो गया सन और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो पूर्व जो दिशा है या पूर्व दिशा के जो स्थान है उनमें सूर्योदय पहले होता चला जाएगा, उनमें सूर्य का प्रकाश जो है उन्हें पहले प्राप्त होगा, इसलिए उनमें समय आगे होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने कैलकुलेट किया था कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो इस 0 डिग्री से जैसे ही हम लोग 15 डिग्री देशांतर आगे आएंगे, मान लेते हैं ये 15 डिग्री ईस्ट देशांतर है, तो जब यहां पर 12 बज रहे होंगे दिन के, तब यहां पर 1 घंटा समय इस वाली रेखा पर स्थित स्थानों पर समय इस वाली रेखा से 1 घंटा आगे होगा। जब यहां पर 12 बज रहे हैं तो यहां पर दिन के 1 बज रहे होंगे। मान लेते हैं कि ये वाली जो रेखा है ये 45 डिग्री की रेखा है, 45 डिग्री ईस्ट, तो 45 डिग्री का मतलब है कि 3 घंटे समय आगे होगा। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर, 45 डिग्री पर 3 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहां पर 12 बजे होंगे उस समय यहां से समय 3 घंटा आगे होगा। तो जब यहां 12 बज रहे होंगे तो यहां पर होगा 3 PM, क्योंकि इधर वाली जो पूर्वी गोलार्ध में जो जगह स्थित होंगी उनमें समय आगे होगा। तो प्रत्येक 15-15 डिग्री देशांतर पर समय 1-1 घंटा आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तरीके से जो भाग पश्चिम में अवस्थित होंगे उनमें समय प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1-1 घंटा पीछे होता चला जाएगा। 1 जनवरी की डेट है, यहां पर जब 12 बजे होंगे तब इस प्राइम मेरिडियन से, इस 0 डिग्री से 15 डिग्री जो पीछे के होंगे, जैसे मान लेते हैं ये वाली जो रेखा है ये 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, 15 डिग्री पश्चिमी। तो इस वाले रेखा पर जो स्थान अवस्थित होंगे उनमें जो समय होगा वहां पर इस 12 बजे से 1 घंटा पीछे होगा। इसका मतलब है यहां पर 11 AM का टाइम हुआ होगा, 1 घंटा पीछे। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये वाली जो रेखा है, ये रेखा मैंने मान ली है कि 60 डिग्री वेस्ट की है, तो 60 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या हो गया, 4 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। तो 60 डिग्री देशांतर पर 4 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो 4 घंटे का अंतर का मतलब है कि जो भी इस रेखा से इधर वाले भाग में अवस्थित हैं, पश्चिम में अवस्थित हैं, उनमें समय इस 60 डिग्री जो वेस्ट देशांतर रेखा है उसमें इसकी तुलना में समय 4 घंटा पीछे होगा। तो जब यहां पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो यहां पर सुबह के 8 बज रहे होंगे AM। इस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गई ग्रीनविच मीन टाइम। यहां से समय इधर पूर्व की ओर आगे होगा उसी डेट में, और इधर वाली साइड में जो समय होगा वह पीछे होगा। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर पिछले देशांतर की तुलना में 1 घंटे का अंतर आता चला जाएगा। इस तरीके से समय की गणना की जाती है। अब एक बात यहीं पर और समझ लेते हैं, ये सारी जो लिखी हुई है जानकारी, ये वही जानकारी लिखी हुई है जिसे अभी मैंने आप लोगों को स्लाइड पर इमेज के माध्यम से समझाया है।
ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय उस याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। इसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो पूर्व के जो भाग होंगे वे सूर्य के सम्मुख पहले आ जाएंगे, उनमें सूर्य का प्रकाश पहले प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की तुलना में समय आगे होता है। यहां पर कैलकुलेशन दी गई है। समय के अंतर की दर की गणना किस विधि से की जाती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का मतलब है कि प्रत्येक 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आता चला जाएगा। यही सारी कैलकुलेशन यहां पर दी गई है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है, स्थानीय समय और मानक समय का। इसको हम लोग भारत के उदाहरण से समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, इस वाली इमेज पे ही मैं आप लोगों को फिर से ले चलता हूं। ये वाला जो स्थान है, ये भारत का स्थान है। भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार काफी अधिक है। अब इसको इस तरह से मैं समझाता हूं। ये भारत का मानचित्र है। यहां पर जो भारत का पश्चिमी जो देशांतर है ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहां पर जो पूर्वी किनारा है देशांतर का वह 97 डिग्री और 25 मिनट तक है। तो यहां से यहां तक आप लोग देखेंगे तो अंतर आ जाता है लगभग 29 डिग्री देशांतर का। 29 डिग्री देशांतर का अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा उलझना ना पड़े उससे बचने के लिए, तो मैं इसे लगभग अगर 30 मिनट लिख लूँ, 30 डिग्री लिख लूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की तुलना करते हुए जब हम देखेंगे तो पश्चिमी भाग से और यहाँ पूर्वी भाग की तुलना में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होने का मतलब है कि लगभग 2 घंटे के समय का अंतर आ जाएगा। क्योंकि अंतर देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ का पश्चिमी देशांतर है और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो जो देशांतरीय अंतर आ रहा है वह 29 डिग्री का आ रहा है। 29 डिग्री को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लगभग 30 डिग्री लिख दिया है। 30 डिग्री में अंतर कितने घंटे का आएगा? 15 डिग्री पर आता है 1 घंटे का, तो 30 डिग्री में या 29 डिग्री में जो अंतर आएगा वह लगभग 2 घंटे का आ जाएगा। अब 2 घंटे का आ जाएगा, ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर समय आगे होगा। मान लेते हैं यहाँ पर सुबह के 10 बजे हैं, तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर इस वाले भाग में समय अभी हो रहा होगा सुबह के 8 बज रहे होंगे, क्योंकि पश्चिम वाले भाग में समय पीछे होता है। अब आप लोग देखिए, अगर स्थानीय समय का मतलब होता है किसी देशांतर पर सूर्य की स्थिति के आधार पर जो समय निर्धारित किया जाता है उसे कहा जाता है स्थानीय समय। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि यहां से लेकर और यहां तक भारत के ही 2 क्षेत्रों में जो समय का अंतर आ जाएगा पश्चिम से पूर्व के बीच में वह 2 घंटे का आ जाएगा, क्योंकि पूर्व में समय 2 घंटे आगे होगा। यहाँ पर 10 बज चुके होंगे तब ये कहेंगे हमारे यहाँ तो अभी 8 बजा है। अब स्कूलों का टाइम निर्धारित करने में या ऑफिसेस का टाइम निर्धारित करने में, रेलगाड़ियों के, बसों के, फ्लाइट्स के संचालन में समस्या उत्पन्न होगी। मान लीजिए भारत सरकार ने निर्धारित कर दिया कि जो पूरे देश के स्कूल कॉलेज हैं वो ठंड के दिनों में 10 बजे से खुलेंगे। ये तो कहेंगे हमारे 10 तो पहले ही बज गए, जब इनके 10 जो बजेंगे वो पहले ही बज गए, ये अपना स्कूल कॉलेज खोल देंगे। ये क्या कहेंगे, अभी हमारे यहाँ तो 8 ही बजे हैं। तो ये मिसमैच उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर समय का अंतर उत्पन्न हो जाएगा। इस समय के अंतर को
इस मिसमैच को खत्म करने के लिए मानक समय मान लिया जाता है। मानक समय, मानक से मतलब है कि जो समय मान लिया जाए किसी क्षेत्र के लिए उसे कहते हैं मानक समय। कानून द्वारा किसी क्षेत्र का या किसी देश का मानक समय निर्धारित कर लिया जाता है। अब क्या किया गया इस समस्या से बचने के लिए, ये जो 2 घंटे का अंतर आ रहा है इससे बचने के लिए क्या किया गया कि मान लेते हैं कि ये जो देशांतर है ये भारत के लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो लगभग मध्य भाग से गुजरता है। ये देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट का देशांतर। तो इस देशांतर को भारत का मानक देशांतर मान लिया गया है समय के निर्धारण के लिए। कैसे? मान लेते हैं कि देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर यहां बज रहे हैं 10, यहां बज रहे हैं 8 क्योंकि 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, और मान लेते हैं यहां बज रहे हैं 9। मान लिया 1 घंटे का अंतर आ रहा है, ये जगह यहां से भी लगभग उतनी दूरी पर है, यहाँ पे भी उतनी दूरी पर है, यहाँ पर 9 बज रहा है। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि जो समय इस वाले देशांतर पर होगा उसी समय को आप भी मानेंगे, उसी समय को आप भी मानेंगे। न तुम्हारे 10 न तुम्हारे 8, जो समय इस वाले देशांतर पर होगा उसी समय को पूरे देश के लिए एक ही समय मान लिया जाएगा। इसे कहते हैं मानक समय। इससे क्या होगा, जब यहां पर 9 बज गए तो इन्होंने भी अपनी घड़ियों को 9 सेट कर लिया, इन्होंने भी अपनी घड़ियों को 9 सेट कर लिया, और जब यहां पर 10 बज गए उसी समय इन्होंने भी अपने स्कूल कॉलेज खोल लिए, इन्होंने भी अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस खोल लिया। तो इससे क्या होगा कि पूरे देश में समय की एक रूपता हो जाएगी। ये होता है मानक समय का निर्धारण। मानक समय किसी एक देश के लिए एक ही हो सकता है, जैसे भारत हो गया, वर्तमान में भारत के लिए एक ही मानक समय है। कई ऐसे देश हैं जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार बहुत ज़्यादा है, जैसे रूस हो गया। रूस ऐसा देश है कि जिसके एक भाग में दिन होता है तो दूसरे भाग में रात होती है। उसका देशांतरीय विस्तार काफ़ी अधिक है पश्चिम से पूर्व की ओर। रूस में 11 मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार काफ़ी अधिक है, तो वहाँ पर 7 मानक समय है। तो जो मानक समय होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है, किसी देश के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है। तो ये था देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण, और स्थानीय समय और मानक समय का कॉन्सेप्ट क्या था ये भी मैंने भारत के उदाहरण से आप लोगों को समझा दिया। मानक समय किसी देश की सरकार के द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पूरे विश्व के संदर्भ में भारत के समय में क्या अंतर होता है, या भारत का समय किस प्रकार से निर्धारित होता है। यहाँ पर हम लोग फिर लौट के आएंगे। मैं इस इमेज पर आपको लेकर चलता हूँ। इस इमेज में देखेंगे तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, और यहाँ से ये वाली जो रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा है, और इसकी वैल्यू है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। इसमें यहां पर देखिए लिखा हुआ है 82 डिग्री और 30 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब 82 डिग्री और अगर 30 मिनट को आप लोग बदलेंगे जब समय में, तब आप देखेंगे, आपने पहले पढ़ लिया था कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो 15 डिग्री में 1 घंटे का मतलब है ये इस तरह से आ जाएगी 75 डिग्री, और कितना बचा 7 और 7.5 डिग्री और बचा, क्योंकि 82 डिग्री और ये 30 मिनट है तो 75 अलग कर लिया, 7.5 अलग कर लिया हमने। तो ये अगर टोटल इनको जोड़ देंगे तो ये 82 डिग्री 30 मिनट की ही वैल्यू आ जाएगी। तो 75 डिग्री में कितना अंतर आ जाएगा 5 घंटे का, और 7.5 डिग्री में कितना अंतर आ जाएगा आधे घंटे का। इसका मतलब हो जाएगा, आधे घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट। तो पूरे विश्व के संदर्भ में भारत का समय किस प्रकार से निर्धारित होगा इसको समझ लीजिए। भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट पर है। इसका मतलब है ग्रीनविच से ये वाला जो समय है भारत का मानक समय है वह 5 घंटा 30 मिनट आगे है,
उसका कारण ये है कि भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पर है। 82 डिग्री और 30 मिनट, इसको आधार पर, इस देशांतरीय विस्तार के आधार पर जब आप समय की कैलकुलेशन करेंगे तब आप देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस तरह से लिखा 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, 75 घटा देंगे 82 में से तो कितना बचा 7, और 30 मिनट लिखे हुए हैं, इनको 1/2 डिग्री लिखा जा सकता है क्योंकि 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं। तो ये 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री आ जाएगा। 75 डिग्री में अंतर आएगा 5 घंटे का, 15 डिग्री में अंतर आता है 1 घंटे का, इसलिए 75 डिग्री में अंतर आएगा 5 घंटे का, 7.5 डिग्री में अंतर आ जाएगा 30 मिनट का। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहां पर 12 बज रहे होंगे दिन के, 12 PM हो रहा होगा, तब भारत में, यहां पर भारत का मानक समय के अनुसार भारत में जो समय हो रहा होगा वह 5:30 PM हो रहा होगा। इस प्रकार से विश्व के संदर्भ में भारत का समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि भारत की जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट की है। इस आधार पर जो, और भारत इस ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व में अवस्थित है। पूर्व में अवस्थित होने का मतलब है कि भारत का समय इस ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। 5.5 घंटा हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे दिन के, तब यहाँ पर 5.5 घंटे समय आगे होगा। इसका मतलब है जब 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो यहाँ पर शाम के भारत में 5:30 बज रहे होंगे। इस प्रकार से विश्व के संदर्भ में भारत का समय निर्धारित कर लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट था देशांतर के आधार पर समय के निर्धारण का और मानक समय का, और पूरे विश्व के संदर्भ में भारत के समय की स्थिति का। तो ये थी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात। अब हम लोग चलते हैं क्लास 6 का चैप्टर 3, नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले ही पढ़ ली थी, पहले अध्याय में भी, और कुछ चीज़ें समय का निर्धारण करते हुए अभी भी समझी थी कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष हो गया, तो पृथ्वी इस अक्ष के सहारे इस तरीके से घूर्णन कर जाए। जैसे मान लीजिए मैंने अपने हाथ में कोई गेंद पकड़ी हुई है और मैं गेंद को इसी स्थान पर इस तरीके से घुमाऊं, उसे कहा जाएगा घूर्णन। तो पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे उसी स्थान पर घूर्णन करती है। जैसे ग्लोब को अगर उसी के जो अक्ष, जो पिन्स लगी हुई होती हैं, उनके सहारे घुमा दिया जाए तो उसे कहा जाएगा घूर्णन। या पृथ्वी का अपने ही स्थान पर अपने अक्ष के सहारे घूमना, उसे कहा जाता है घूर्णन। इंग्लिश में कहा जाता है इसे रोटेशन। पृथ्वी की एक गति होती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। ये सन हो गया मान लेते हैं, तो पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, अपनी जगह घूर्णन भी करती है, उसके साथ साथ इसके चारों ओर चक्कर भी लगाती है। ई फॉर अर्थ। तो जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे कहा जाता है परिक्रमा करना। रिवॉल्यूशन। तो ये थी पृथ्वी की 2 गतियां। पृथ्वी जो अपने स्थान पर घूर्णन करती है, अपने ही अक्ष पर जो घूम जाती है, उससे दिन और रात होते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और उसी से वार्षिक गति होती है पृथ्वी की। कैसे होती है, अब इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। वही सारी बातें लिखी हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन अपने ही स्थान पर घूम जाना, जैसे गेंद मेरे हाथ में पकड़ी हुई है मैंने और अपनी ही जगह पे मैं उसे घुमा दूं तो ये हो गया घूर्णन। और उस गेंद को अगर किसी के चारों ओर इस प्रकार से घुमाया जाए तो ये हो जाएगा परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से ही दिन और रात होते हैं और एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी लगभग 24 घंटे लेती है। लगभग 24 घंटे क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं लेती है, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है, लेकिन उसे सामान्यीकृत करके 24 घंटे मान लिया जाता है। इसको देखिए, पहले जो घूर्णन करती है उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। आप लोग ये पृथ्वी को देख रहे हैं, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, यहां पर ये उत्तरी ध्रुव, यहां पर दक्षिणी ध्रुव हो गया। और ये बात हम लोगों ने समझ ही ली थी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां पर ये 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है, 23.5 सही 1/2 डिग्री का। तो यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब इस अक्ष के सहारे पृथ्वी जब घूमती है, घूर्णन करती है, तो जो हिस्से इधर सूर्य है, जो हिस्से सूर्य के सामने पड़ते हैं, उन स्थानों में सूर्य चमकता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तो जिन स्थानों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है वहां पर दिन होता है, और जिन स्थानों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, अर्थात इस वाले भाग के पीछे के भाग जो रह जाते हैं, यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए यहां पर रात होती है। तो पृथ्वी पर आधे भाग में दिन होता है, आधे भाग में रात होती है। और ऐसी लाइन जो दिन और रात के क्षेत्र को विभाजित करती है उसे कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त, या इंग्लिश में से कहा जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वाली लाइन जो है, इधर वाले भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो इधर दिन हो गया, जो लाइट येलो कलर से देख रहे हैं। इधर वाले भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है तो इधर वाले भाग में रात है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा हुआ है, मान लीजिए इधर मेरे हाथ में टॉर्च है, इधर मैंने गेंद पकड़ी हुई है, और इस तरीके से टॉर्च से अगर मैं रोशनी डालूंगा तो गेंद का जो वाला भाग सामने होगा उस पर तो टॉर्च की रोशनी पड़ेगी, लेकिन पीछे का भाग जो होगा वह अंधेरे में होगा, उस जगह उस टॉर्च की रोशनी का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वहाँ अंधेरा रहेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये वाला भाग सामने है तो इस वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पर दिन, जहाँ नहीं पहुंच रहा है वहाँ रात है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन से निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र में दिन होगा, किस क्षेत्र में रात होगा। और पृथ्वी 24 घंटे में एक अपना घूर्णन पूरा कर लेती है, तो इसीलिए 12 घंटे का औसतन दिन और 12 घंटे तक रात होती है। ये हो गया दिन और रात का कॉन्सेप्ट। अब जो पृथ्वी का झुकाव है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की वास्तविक स्थिति तो ये है, ये कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था इन सब के बारे में। अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती तो पृथ्वी का अक्ष इस प्रकार से होता और जो दक्षिणी ध्रुव है वह यहां पर होता और उत्तरी ध्रुव यहां पर होता, इस वाली जगह पर। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में ये है जो दिखाया गया है कि जो उत्तरी ध्रुव है वह यहां पर है, दक्षिणी ध्रुव है यहां पर है, तो इसका जो कक्ष हो गया वह इस प्रकार से हो गया। इस एक्सिस के सहारे ये वाली जो लाइन खींची हुई है, इसके सहारे पृथ्वी रोटेट करती है। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसका मतलब है कि यहां पर ये जो कोण है वह 23.5 डिग्री बन रहा है इस कक्षीय समतल की तुलना में। ये वाला जो कोण है वह 23.5 डिग्री है और ये वाला जो कोण है वह 66.5 डिग्री का है, क्योंकि
यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कोण जो बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए एक लाइन इस तरह से खींची है यहाँ पर, तो ये वाला जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 में से अगर आप 23.5 डिग्री को घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा वह 66.5 आ जाएगा। वही कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखी गई कि ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, उसके कक्ष के अनुरूप जो समतल है या उसके कक्ष के द्वारा बनाया गया जो समतल है उसे कहा जाता है कक्षीय समतल। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है वह 23.5 डिग्री का है, ये लिखा हुआ है, और ये वाला जो कोण बनेगा वह 66.5 डिग्री का बनेगा। तो पृथ्वी इस प्रकार से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को जो समझाया था कि पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, जैसे पृथ्वी यहाँ पर अभी तो ये जैसे एक स्थिर इमेज बनी हुई है, तो जो क्षेत्र सूर्य के सम्मुख है वहां प्रकाश पड़ रहा है, वहां दिन है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी अपनी जगह पे, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे इधर अंधेरे वाले, ये सूर्य के सम्मुख आते चले जाएंगे, उनमें दिन होता चला जाएगा, और जो क्षेत्र अभी तक सूर्य के सम्मुख थे वो घूम के पीछे की ओर जाते रहेंगे, उनमें रात होती चली जाएगी। इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है, ये दैनिक गति होती रहती है। अब समझते हैं परिक्रमा के बारे में। हमने पहले ही ये समझ लिया था कि पृथ्वी की जो दूसरी गति होती है, ये तो घूर्णन हो गया अपनी जगह पर घूमना, दूसरी जो गति होती है वह सूर्य के चारों ओर होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है इस तरीके से, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है और हमें पता तक नहीं चलता है। अब सोचिए, अपनी जगह पे भी घूर्णन हो रहा है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी जगह पे घूर्णन हो रहा है, और 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य के चारों ओर घूम परिक्रमा हो रही है, और हम लोगों को पता तक नहीं चलता है। उसका कारण है पृथ्वी के साथ उसका जहाँ तक ग्रेविटेशन है वो सारा एरिया पूरा घूम रहा है, सारा एरिया गतिशील होता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। घूर्णन को समझ लिया था, अब पृथ्वी की परिक्रमा की जो गति होती है उसको समझ लीजिए। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इस इमेज को ले लेते हैं। इसी इमेज को मैंने यहां पर बनाया था। ये जो बनाया हुआ है ये सिंपल सा डायग्राम है आप लोगों को समझाने के लिए। इसी इमेज को यहां पर दिखाया गया है हिंदी में, ये वाली इमेज है, ये इंग्लिश की इमेज है। तो जो पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की जो गति होती है उसे कहा जाता है वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा एक वर्ष में पूरा करती है। एक वर्ष में पूरा करने का मतलब है 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। तो सामान्यीकृत करने के लिए, कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा उलझने से बचने के लिए साल भर में 365 दिन मान लिए जाते हैं, और इस 1/4 दिन को, चौथाई दिन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यही 1/4 दिन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतर पर एक दिन बन जाता है जाकर। जैसे मान लीजिए पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की 365 सही 1/4 दिन में, ये कहलाती है वार्षिक गति। तो एक वर्ष में जो दिन हुए वे हुए 365 सही 1/4 दिन। लेकिन कैलेंडर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया 365 दिन, 1/4 को छोड़ दिया। यही 1/4 प्रत्येक साल जुड़ता रहता है, और हर 4 साल के अंतर पर 1/4 1/4 4 साल तक जुड़ता रहता है। तो यही पूरा एक दिन का अतिरिक्त समय बन जाता है। उस एक दिन के अतिरिक्त समय को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर फरवरी महीने के अंतिम दिन में जोड़ दिया जाता है। सामान्य रूप से क्या होता है, सामान्यतः फरवरी होती है 28 दिन की,
लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यही 1/4, 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, तो 4 साल तक 1/4, 1/4 जुड़ के एक दिन बन जाता है। और यही एक दिन इस 28 दिन में जो फरवरी होती है उसके 28 + 1 कर दिया जाता है, बराबर उस लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो उसी 1/4 जो दिन बचा हुआ होता है साल का, प्रत्येक चौथे वर्ष उसे फरवरी माह के अंतिम दिन में जोड़ के उसे समायोजित कर दिया जाता है। और जिस साल फरवरी 29 दिन की होती है उसे कहा जाता है लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस सन में फरवरी 29 दिन की होगी? बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जो सन 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जैसे 2024 को 4 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? 5, 0, 6, पूरा पूरा कट गया। तो जो सन 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। कोई भी आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए, फरवरी होगी 29 दिन की। अदरवाइज जो भी सन 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। फिर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2023, इसको जरा 4 से भाग दो, ये पॉइंट में आंसर आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 4 से 20 को भाग देंगे, 5, फिर 0, फिर 5, 3 बचा, 7। तो इस प्रकार से पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा, मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2019 को देखें, 4 से भाग दो, 5, 0, 4, 7, फिर भी ये पॉइंट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2019 भी 4 से पूरा नहीं कट रहा। तो 2020 को भाग दो जरा 4 से, तो ये आ जाएगा 5, 0, 5। ये 2020 भी 4 से पूरा कट गया। इसका मतलब है कि 2020 में भी फरवरी 29 दिन की होगी। 2024 में पूरी तरह से कट गया तो 2024 में भी फरवरी 29 दिन की होगी। जो भी सन 4 से पूरी तरह से कट जाएगा उस सन में फरवरी 29 दिन की होगी। ये पहचान होती है कि कौन सा लीप ईयर होगा। तो जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है उसे कहा जाता है लीप ईयर। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी थी। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 दिन। और इसी 1/4 को 4 साल में एडजस्ट किया जाता है और फरवरी माह के अंतिम दिन में जोड़ दिया जाता है। तो एक तो ये सामान्य सी बात हम लोगों ने समझ ली कि जो पृथ्वी है वह 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। इस सूर्य का एक पूरा चक्कर पूरा करने के क्रम में ही ऋतु परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है ऋतु परिवर्तन, उसको भी समझ लीजिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है उसको समझ लीजिए। ये हो गया सूर्य। अब ये यहां पर पृथ्वी की स्थितियां दर्शाई गई हैं। हम लोग चलते हैं यहां पर 21 जून की स्थिति यहां पर दर्शाई गई। 21 जून को क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है इस अवस्था में होती है सूर्य के संदर्भ में। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वे कर्क रेखा पर प्रत्यक्ष पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और जो उत्तरी गोलार्ध होता है वह इस प्रकार से सूर्य के सम्मुख झुका हुआ होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य की अधिक ऊर्जा प्राप्त होने से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है तो जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होती है। लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके विपरीत आप लोग देखेंगे कि इस लाइन के नीचे का भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य से तिरछा होने के चलते इस प्रकार से पृथ्वी तिरछी भी है तो सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं जाकर, तो
जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें सूर्य की कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इस वजह से क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले हम लोग इसे दिसंबर की स्थिति भी समझ लेते हैं। अभी हमने 21 जून की स्थिति समझी थी, इसे कहा जाता है उत्तर अयनांत की स्थिति। अब हम लोग जरा दिसंबर में चलते हैं, बाद में मार्च सितंबर को समझेंगे। यहां पर दिसंबर की स्थिति दर्शाई गई है। दिसंबर में पृथ्वी सूर्य के संदर्भ में यहां पर होती है। अब आप लोग देखिए, ये विषुवत रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा के नीचे का दक्षिणी भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये विषुवत रेखा से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वे दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकी हुई हैं और उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहां पर पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख पड़ रहा है और सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर प्रत्यक्ष पड़ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सौर ऊर्जा की अधिक प्राप्ति हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में सौर ऊर्जा की अधिक प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक है, इसका मतलब ये हो गया कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की कंडीशन होगी। लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में तुलनात्मक रूप से तापमान की कम प्राप्ति हो रही है, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में शीत ऋतु होती है, ठंड का महीना होता है। तो ये आप लोगों ने समझ ली जून की स्थिति, यहां पर आप लोगों ने समझ ली ग्रीष्म ऋतु की स्थिति। यहां पर आप लोग देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है जून के महीने में। यहां पर आप लोग देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति करता है, तो इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में तुलनात्मक रूप से कम सूर्य ऊर्जा प्राप्त होती है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहता है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। ये थी 21 जून की कंडीशन। इसे उत्तर अयनांत कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिण अयनांत। अब आ जाते हैं हम लोग सितंबर में। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वे विषुवत रेखा पर प्रत्यक्ष पड़ती हैं। यहां पे भी दोनों ही गोलार्धों में समान सूर्यतप की प्राप्ति होती है और दोनों ही गोलार्धों में मध्यम तापमान रहता है। आप लोग खुद ही सोचिए, मार्च का महीना, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। मार्च के महीने में और सितंबर के आसपास, 23 सितंबर के आसपास तापमान मध्यम रहने लगता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी इस वाली अवस्था, सितंबर में पृथ्वी यहाँ पर होती है और मार्च में पृथ्वी इस अवस्था में होती है। दोनों ही कंडीशंस में जो सूर्य की किरणें हैं वे विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दोनों ही गोलार्धों में तापमान का वितरण समान होता है। तो इस संदर्भ में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है बसंत ऋतु। और यहाँ पर देखेंगे मार्च के महीने में क्या होता है, यहाँ पर होती है शरद ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में होती है बसंत ऋतु। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया दोनों ही गोलार्धों में गर्मी और सर्दी। जून में आपने देखा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दिसंबर में आपने समझ लिया उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। मार्च और सितंबर ऐसे महीने हैं जब पृथ्वी के दोनों ही गोलार्धों में तापमान लगभग बराबर प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। यहाँ पर मार्च का महीना आ जाता है, 21 मार्च को यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के चलते ऋतु का परिवर्तन होता है और ये जो 4 ऋतुएं होती हैं ये दोनों ही गोलार्धों में परिवर्तित होती रहती हैं। एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं दिन राति की अवधि के संदर्भ में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वे कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को
जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इस अवस्था में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, या दिन की जो अवधि होती है वह बढ़ जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश अधिक समय तक प्राप्त होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। अब आ जाते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष पड़ती हैं और दोनों ही गोलार्धों में बराबर सौर की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की जो अवधि होती है वह बराबर होती है। इस प्रकार से दिन और रात की अवधि का निर्धारण होता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और समझ लेते हैं। अब मैं इस इमेज को, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, जिससे समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर एक बात और समझ लेते हैं कि ध्रुवों के निकट 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात कैसे होती है, समझिए। आप लोग समझेंगे कि ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये इस समय उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुकी हुई हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला हिस्सा जो है, इसके निकट का जो भाग है, ये वाला भाग, यहां से लेकर पृथ्वी जब यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि आगे जैसे जैसे बढ़ती हुई आएगी तो ध्रुवों के निकट, या इस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव के निकट, इसे लगातार सूर्य तप की प्राप्ति होगी उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। तो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में सूर्यास्त कभी होगा ही नहीं। इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव जब तक सूर्य की तरफ झुका रहेगा, यहां से पृथ्वी आगे बढ़ती हुई आएगी, तो जब तक उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ रहेगा या सूर्य के सम्मुख रहेगा, तब तक उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में लगातार दिन रहेगा और ये दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में लगातार रात रहेगी। फिर क्या होगा? जब यहां पर दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी और उत्तरी ध्रुव जो है अंधेरे में चला जाएगा, तब यहां पर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी ध्रुव के निकट के क्षेत्रों में लगातार रात रहेगी और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में लगातार दिन रहेगा। तो इसीलिए जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर लगभग 6 महीने तक रात रहती है और 6 महीने तक दिन रहता है। तो वहां जैसे मान लीजिए यहां पर है, आप लोग जून के महीने में यहाँ चले जाएं उत्तरी ध्रुव के निकट, तो वहां आपको रात नहीं मिलेगी, वो लगातार सूर्य का प्रकाश आपको मिलता ही रहेगा। अगर यहाँ जून के महीने में आप दक्षिणी गोलार्ध चले जाएं तो यहाँ तो लगातार आपको रात मिलेगी। तो इस तरीके से जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनमें लगातार लगभग 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन का समय वहाँ पर होता है, क्योंकि जहाँ पर 6 महीने तक सूर्य के प्रकाश की लगातार प्राप्ति होती रहती है, वहाँ लगातार 6 महीने तक दिन बना रहता है, और जहाँ सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती ध्रुवीय क्षेत्र में, तो वहाँ लगातार रात बनी रहती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों ने समझा ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर कैसे होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में लगातार 6 महीने तक दिन और रात की अवधि कैसे बनी रहती है। और ये इस इमेज का इंग्लिश वाला वर्जन था, मैंने यहाँ पे भी ले लिया था। जो अगर कुछ आपको शब्द समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, जैसे यहाँ पर लिखा था उत्तर अनांत, उत्तर अनांत को इंग्लिश में कहते हैं समर सॉलिस्टिस, 21 जून को होती है। यहां पर लिखा हुआ है विंटर सॉलिस्टिस, दक्षिण अनांत को विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं, ये लिखा हुआ है। इक्विनॉक्स कहते हैं विषुव को, ये लिखा हुआ है इक्विनॉक्स, विषुव। विषुव के लिए जो शब्द है इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स का मतलब है कि जो सूर्य की किरणें हैं वे विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं और दोनों ही गोलार्धों में बराबर तापमान की प्राप्ति हो रही है, उस अवस्था को विषुव कहते हैं। तो ये 23 सितंबर को, 21 मार्च को ये वाली स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में होती है।
अगर आप लोग शरद ऋतु और बसंत ऋतु को समझना चाहें इंग्लिश वर्ड, उनको भी देख लीजिए। बसंत को स्प्रिंग कहते हैं, शरद को ऑटम कहते हैं। तो ये सामान्य सी वही इमेज इंग्लिश में ली गई है जो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से ली गई थी। और थैंक यू। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने आज की क्लास में पहले ग्लोब अक्षांश देशांतर को समझा था, अक्षांश देशांतर से जुड़ी हुई अवधारणाओं को समझा, समय का निर्धारण, मानक समय के निर्धारण को समझा था, और इसके बाद पृथ्वी की गतियों को समझा था, और दिन रात कैसे होते हैं उसको समझा था घूर्णन के माध्यम से, और उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमण की गति के आधार पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता था उसको समझा था। आप लोग इस क्लास के बाद एनसीईआरटी को एक बार फिर पढ़िए। कोई अगर डाउट रह जाता है तो उसे हम लोग डाउट सेशन में ले लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।